दोस्तों, अभी जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसके 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है फिनेंशियल, माने कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय। 3 जो है उसके रिलेशन हैं सेंटर के और स्टेट से। और जो मैंने उस दिन बताया था कि हमारा देश जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है कि स्टेट हैं और केंद्र सरकार है। अब इन दोनों में जो परस्पर जो रिलेशन है, जो संबंध हैं, उसको 3 जगह से व्याख्या किया गया है। अब इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग इसको पढ़ के आइएगा। नाउ अब क्वेश्चन जो है यूपीएससी में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में वर्णन करें, जैसे कि बीए में आता है, एमए में आता है, और आपको कहता है कि आप 10 पेज में लिखें। नो, अब आप क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द रीजन फॉर द टेंशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, दोनों में तनाव के क्या कारण हैं, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के कमिटियों का क्या क्या गठन हुआ है, और उस टेंशन को रिलीज करने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि आपके विचार में सेंटर और स्टेट रिलेशन को, तनाव को कम करने के लिए क्या क्या कार्रवाई किया जाना चाहिए। अब आपसे पूछेगा, तो यदि आपको बैकग्राउंड नहीं मालूम है, यदि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप क्या सलाह देंगे? ये मेन मुद्दा है। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई हमारा जो क्लास है वो मोर देन एमए है, मोर देन बीए है। इट इज जस्ट ए कंसेप्ट क्लियरेंस क्लास, जो आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो टीचर ने आपको नहीं समझा पाया है, या आप खुद समझने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, तो यहाँ आइए। ये कोई क्लास नहीं है बीए और एमए का जो आप यहाँ पर 3 घंटा समय व्यतीत करके और फादर को या पेरेंट्स को बता दें कि हम वहाँ कोचिंग करने गए थे। नो। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। अब दोस्तों, जब आप देखेंगे हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस समय में एक पार्टी का डोमिनेंस था, और वो पार्टी था कांग्रेस पार्टी। उसकी सरकार केंद्र में भी थी और राज्यों में भी थी, सारे राज्यों में थी। 1967 के बाद में, 1967 के बाद जो चुनाव हुए उसमें बहुत सारे राज्यों में विरोधी दल के पार्टियों की सरकार आ गई, ठीक है। लेकिन केंद्र में भी जो उसकी जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, मतलब पहले 2/3 बहुमत या बहुत ज़्यादा बहुमत रहता था। खास करके 1952 से हमारे देश में चुनाव शुरू हुए, और पहला चुनाव, दूसरा चुनाव और तीसरा चुनाव, 62 से 67 में तीसरा चुनाव हुआ, और 67 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय में चुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस को बहुत ही थीन मेजॉरिटी, बहुत कम, माने लगभग 282 सीट मिला था। और आप जानते हैं कि एक बहुमत के लिए लोकसभा में 276 या 75 सीट की जरूरत होती है, तो मुश्किल से वो बहुमत पास कर पाई। अब इसके अलावा बहुत सारे राज्य में विरोधी दल की सरकार आ गई, जैसे कि एडीएमके की पहले तो डीएमके था, डीएमके की सरकार तमिलनाडु में आ गई। उसी तरह से यूपी में, बिहार में सम्मिलित सरकार बनी, कांग्रेस को दूसरे पार्टियों से मिलकर के सरकार बनाना पड़ा, ठीक है। अब इसके कारण से, और धीरे धीरे आप क्या देख रहे हैं कि अभी बीजेपी का राज्य है, और बीजेपी का अभी 20 राज्य में, मतलब 12 या 14 राज्य में तो उनका खुद सत्ता है, और 6 राज्यों में उन्होंने दूसरी पार्टियों से मिलकर के सरकार बनाई हुई है, ठीक है। अब हिंदुस्तान में फिर भी 8-9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि बीजेपी की सत्ता नहीं है, ठीक है। जैसे तेलंगाना हुआ, या तमिलनाडु है, या आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में नहीं है उनकी सरकार, केरल में उनकी सरकार नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके कारण से टेंशन हुआ सेंटर और स्टेट रिलेशन। और जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारे देश का जो संविधान का जो स्ट्रक्चर है और जो उसकी मूल भावना है वो क्या है
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। माने भारत की जो शासन व्यवस्था है वो एक संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन जो उसकी आत्मा है, उसका जो स्पिरिट है वो एकात्मक है। अब इसके कारण से क्या हुआ, इसके कारण से ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पावर का डिवोल्यूशन है, जो आपने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में हमने बताया, तो जो पावर का जो डिवोल्यूशन है, जो उसका विकेंद्रीकरण है, वो अधिक से अधिक किस तरफ है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ। इसके कारण से स्टेट गवर्नमेंट फिनेंशियली कमजोर है। जो बहुत सारे जो, जैसे आपने फिनांस के बारे में अभी आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो सोर्सेज ऑफ मनी है, जो टैक्सेस के साधन हैं, वो किधर है, केंद्र सरकार के पास में, और स्टेट गवर्नमेंट के पास में बहुत कम आय के स्रोत हैं। इसके कारण से भी तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि बहुत सारे जो वेलफेयर जो काम हैं, जो लोक कल्याणकारी जो काम है, वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन जो पैसे हैं वो किसके पास में है, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार के पास में। और एक और प्रॉब्लम है अभी, जैसे कि स्टेट का सबसे जो आय के स्रोत हैं वो क्या है, लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू माने राजस्व, भूमि राजस्व, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में पिछले 50 साल से लैंड रेवेन्यू की उगाही नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ के स्टेट की सरकारों को चुनाव जीतना होता है, और लैंड रेवेन्यू जो है ये उन्हें लगता है कि अगर हम राजस्व वसूली करेंगे, भूमि राजस्व वसूली करेंगे, तो इससे जनता खफा हो जाएगी और वो लोग वोट नहीं देंगे हमें। तो आप सारे राज्यों में यही देखेंगे कि अधिकांश राज्य में जो भूमि सुधार जो है, भूमि सुधार तो ठीक है, माने जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है वो एकदम अपने निचले स्तर पर है। ये केवल कॉमन सेंस की बात है, ये कोई किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास में देखिए, अपने पेरेंट्स से पूछे कि आपने कब जमीन का लैंड रेवेन्यू दिया, तो कहेंगे 20 साल से नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा जो स्रोत था वो स्रोत नहीं के बराबर है। क्यों? कि राज्य सरकार लैंड रेवेन्यू वसूलना नहीं चाहती है। दूसरा, जो लैंड रेवेन्यू का दर आज से 50 साल पहले था या 100 साल पहले था, उसी आधार पर वो वसूल रहे हैं। माने दर उसमें भी कोई बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बहुत बड़े अमला हैं। राजस्व के एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है अंग्रेजों के ज़माने से। आपने देखा होगा गांव में पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और उसके बाद में उसके ऊपर जो है तहसीलदार, उसके नीचे नायब तहसीलदार, एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये लोग जो है अधिकांश काम नॉन रेवेन्यू वाले काम करते हैं। जो डेवलपमेंट वर्क जो है, विकासात्मक काम जो है, जो कलेक्टर को दिया गया है वो काम करते हैं। लेकिन कलेक्टर, अभी कलेक्टर का वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई है? कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, उसी से वर्ड निकला है कलेक्टर। द पर्सन हु इज कलेक्टिंग समथिंग माने रेवेन्यू, इसी से वर्ड की उत्पत्ति हुई है कलेक्टर की। तो उसका बेसिक काम क्या था? लैंड रेवेन्यू वसूल करना जिला स्तर पर, और उसके लिए उसके सारे अमले बने हुए थे, एसडीएम, एडिशनल कलेक्टर, उसके नीचे में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, सारे लोग। लेकिन आज की तारीख में हम क्या देख रहे हैं कि कलेक्टर का काम जो है वो विकासात्मक काम ज़्यादा हो गया है, और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का काम सेकेंडरी हो गया है। ठीक है, और दूसरी बात है कि दर भी नहीं बढ़ा है। तो हम कहने का मतलब ये है कि जो रेवेन्यू का जो सोर्स था स्टेट गवर्नमेंट के पास में, वो भी बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि बहुत मिनिमम है। दूसरा, शराब पर जो टैक्स, जो आप लिकर आप जानते होंगे वो स्टेट लिस्ट में है, तो बहुत सारे राज्यों को अब इससे भी धन उपार्जन नहीं होता। जैसे बिहार में तो अभी शराब पर पूरा पाबंदी लगा दिया। वो क्यों लगाया? बिहार सरकार को लगभग 6000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक गरीब राज्य ऐसा
बोल्ड स्टेप क्यों उठा, कैसे उठा सकता है? जिसको कि अपना संसाधन खुद मजबूत नहीं है, वो अपने जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसको क्यों खत्म किया? तो इसीलिए खत्म किया कि उसके पीछे पॉलिटिकल मंशा है, राजनीतिक मंशा है। और राजनीतिक मंशा क्या है कि वहां की महिलाओं के दबाव के कारण, और आपने देखा होगा कि अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें नीतीश सरकार मुश्किल से बहुमत में आई है। मतलब अपोजिशन और नीतीश कुमार के बीच में मुश्किल से 12-13 सीटों का अंतर है, ठीक है। और इसमें जब एनालिसिस किया गया तो क्या पाया गया कि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोट किए हैं नीतीश कुमार को। हालांकि वो अनपॉपुलर हो चुके थे और लोगों को उम्मीद थी कि इस बार ये सत्ता से चले जाएंगे, लेकिन फिर भी महिलाओं ने बहुत ज़्यादा उनको समर्थन किया। वो क्यों किया? क्योंकि दारू पी करके उनके पति उसे मारपीट करते थे, घर का माहौल खराब करते थे, घर में पैसा नहीं बचता था, तो पारिवारिक तनाव उत्पन्न होता था जब वो किसी का हस्बैंड जो है ना दारू पीकर घर आता था, ठीक है। तो इस कारण से जब शराबबंदी नीतीश कुमार ने किया तो हालांकि राजस्व की बहुत जबरदस्त हानि हुई है, लेकिन यदि आप पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे, राजनीतिक चश्मे से, तो उसको फायदा हो गया है। लेकिन राजकाज जो चलता है वो केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं चलता है। अब हमेशा उनके मंत्री या खुद केंद्र सरकार को गुहार लगाते रहते हैं कि हमको इस मद में पैसा दीजिए, हम उसमें इस मद में पैसा दीजिए, नहीं तो हमारा ये डेवलपमेंट वो रुक जाएगा। लेकिन आपको जो खुद जो आय जनरेट करने का जो साधन है, खास करके जो मैंने आपको 2 आइटम बताए, लैंड रेवेन्यू का और लीकर पर, वो दोनों तो आपने खत्म किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम वसूली करेंगे, हम दर बढ़ाएंगे तो हमारी सरकार अनपॉपुलर हो जाएगी और हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यह प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, टेंशन का कारण क्या था? अभी कारण क्या है? पहला कारण है मोड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि 50 मिनट का मात्र क्लास है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति किया है, उससे राज्य में और केंद्र में तनाव उत्पन्न हुए हैं, और एक बार नहीं अनेक बार तनाव उत्पन्न हुए हैं। अभी जो आपने देखा होगा कि राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, उसमें हालांकि वहां की राज्य सरकार से सलाह मशविरा लेकर के राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, कायदा तो यही है, परंपरा यही बताया जाता है, लेकिन होता नहीं है। हमारे देश में जब केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार हो और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जो कि पार्टी इंटरेस्ट में काम करता है। अभी आपने महाराष्ट्र में क्या देखा? महाराष्ट्र में सुबह 6 बजे में जो है शपथ दिलाई गई थी और इसके कारण से बहुत ज्यादा बवेला मचा था। जब लोग सुबह में उठे तो उन्होंने टीवी पर देखा कि ये क्या हो गया है, तो शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके उसके भतीजे अजीत पवार को और उनका जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वो दोनों को शपथ दिलाई गई थी, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा बवाल मचा, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उसके बाद में उन्हें फिर सत्ता गंवाना पड़ा और फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट का निर्माण हुआ, जिसमें आज की तारीख में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के सरकार महाराष्ट्र में चला रही है। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, अब ये जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के श्रीमान जी जो अभी भी हैं, वो कौन हैं? वो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एक महत्वपूर्ण कद्दावर नेता रहे हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो इस कारण से उन्होंने पार्टी हित में ही फैसला किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहां पर किसको ज्यादा बहुमत है, किसको नहीं है, और वैसे भी किसी पार्टी को तोड़ना पूरी तरह से अनैतिक है, ठीक है, क्योंकि हम 72 साल हो गए हमें आजाद हुए और हमने ब्रिटिश मॉडल को फॉलो किया हुआ है। तो हमें यह भी देखना होगा कि ब्रिटिश मॉडल में वहां पर किस प्रकार की परंपराएं पिछले 800 वर्षों से विकसित हुई है। हमारे देश में तो परंपरा विकसित नहीं हुई थी, हम तो देश में गुलाम थे। हम 200 वर्षों से अंग्रेज के गुलाम थे और 800 वर्षों तक, 600 वर्षों तक मुसलमानों के अधीन में रहे। तो हमारे यहाँ तो कोई परंपरा रही नहीं है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? अंत में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया,
वो आपने देखेंगे कि 1935 का एक्ट जो था गुलाम भारत में, जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसका ही कार्बन कॉपी, कुछ लोग कहते हैं उसका कार्बन कॉपी है, केवल उसमें मताधिकार को जोड़ दिया गया है। बहुत सारे क्रिटिक का ये कहना, हालांकि ये बात सही नहीं है। बहुत सारे ओरिजिनल चीज़ भी हमारे भारतीय संविधान में है, लेकिन इस बात से कहने से इनकार नहीं कर सकते कि अधिकांश जो उसके जो अभी जो भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं या अवयव हैं, उसमें 1935 एक्ट के जो मेन जो मुख्य जो उनकी जो विशेषताएं, उसको उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि अंग्रेज या ब्रिटिश पार्लियामेंट किस प्रकार से शासन कर रही है पिछले 800 वर्षों से। ठीक है, तो वहां तो इस प्रकार तो हो नहीं रहा है। तो हमें इस तरह के कन्वेंशन या परंपरा को विकसित नहीं करना चाहिए जिससे कि केंद्र और राज्य के बीच में तनाव उत्पन्न होता हो। जिस तरह से अभी मैंने महाराष्ट्र का दृष्टांत दिया, उसके पहले उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ था। राज्य सरकार को चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और राज्य में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, उनको हटा दिया गया। ठीक है, तो इसके फिर सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ा। ठीक है, तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, जो जिस तरह से राज्यपालों की नियुक्ति होती है, उसमें भी ये टकराव होने का सबसे बड़ा कारण है। कायदा ये होना चाहिए कि वहाँ की राज्य सरकार, अगर वो विरोधी दल के नेता, विरोधी दल की पार्टी की सरकार उस राज्य में हो, तो वहाँ के राज्य सरकार से सलाह मशविरा करने के बाद माने एक पैनल होना चाहिए 3-4 लोगों का, उसमें से सेलेक्ट करना चाहिए केंद्र सरकार को। लेकिन ऐसा होता नहीं है। केंद्र सरकार अपने मनमर्जी के आदमी को, जो उनके पार्टी हित के लिए पहले से काम करता रहा हो, कमिटेड वर्कर हो, उसको गवर्नर नियुक्त किया जाता है। तो पहला टेंशन ये है। दूसरा, पार्टीजन और रोल ऑफ गवर्नर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया कि किस तरह से पक्षपातपूर्ण जो भूमिका है, पार्टीजन मतलब पक्षपातपूर्ण भूमिका जो राज्यपाल की है, वो भी एक टेंशन का कारण है, बहुत बड़ा टेंशन का कारण है। ठीक है, और मैंने आपको उत्तराखंड और महाराष्ट्र और इसके पहले गोवा, अब हमारे देश में जो परंपरा है उसके हिसाब से, या ब्रिटिश परंपरा क्या है कि जो सबसे बड़े पार्टी होंगे चुनाव के बाद में जो आएंगे, उनको प्रेसिडेंट या गवर्नर इनवाइट करती है सरकार बनाने के लिए। यह सामान्य प्रक्रिया है। अगर हम ब्रिटिश ट्रेडिशन को, कन्वेंशन को अगर माने, तो हमारे देश में भी शंकर दयाल शर्मा ने, जो प्रेसिडेंट थे, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों बुलाया? वाई? कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों ब्राह्मण थे इसलिए वाजपेयी जी को बुलाया। और ये मैं भाषण कोट कर रहा हूं वाजपेयी जी का, रायपुर में जब मैं था वहां पोस्टेड, तो उनके भाषण को मैं कवर कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, लेकिन वो बात नहीं है। बीजेपी सबसे, चुनाव के बाद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरी थी, और चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी उस पार्टी के नेता थे, ठीक है, इसीलिए उनको इनवाइट किया गया था। ठीक है, लेकिन क्रिटिक लोगों ने कहा कि नहीं, वो तो शर्मा जी ब्राह्मण हैं और वाजपेयी जी भी ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने जो है उनको इनवाइट कर दिया। हालांकि सरकार वो मात्र 13 दिन चली, सरकार गिर गई। ठीक है, वाजपेयी जी लोकसभा में, आप 1996 का उनका यूट्यूब देखिएगा भाषण करके, और उसके बाद में वो चले गए, राष्ट्रपति को इस्तीफा देखा, यूट्यूब में चल रहा है अभी। ठीक है, तो और बहुत ही बढ़िया भाषण है उनका, वन ऑफ द बेस्ट स्पीच ऑफ वाजपेयी जी। ठीक है, उसको आप सुनिएगा। तो पार्टीजन रोल ऑफ गवर्नर जो है, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा क्या है? इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। आप दोस्तों देखेंगे, जैसे मैंने आपको इमरजेंसी के प्रोविजन के बारे में अभी बताया था कल परसों में, उसमें हमने आपातकाल के बारे में क्या बताया था कि 3 प्रकार के प्रोविजन हमारे भारत के संविधान में है। और 3 प्रकार के क्या हैं कि आर्टिकल 352 में जो वार माने युद्ध या एक्सटर्नल एग्रेशन माने बाहरी आक्रमण, जैसे अभी हमारा चाइना से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कि चाइना जो है आक्रमण करे तभी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अभी 44वें संशोधन के द्वारा क्या कहा गया, जो मैंने उस दिन बताया था आपको, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इफ देयर इज एन इमिनेंट डेंजर
खतरे की घंटी बज चुकी है, तो वो 352 के तहत में आपातकाल घोषित कर सकता है, बशर्ते कि उसका समर्थन पार्लियामेंट के दोनों हाउसों से 1 महीने के अंदर में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा किया जाना आवश्यक है। ये बताया था मैंने। अब दोस्तों इम्पोजिशन, इसी में हमने आपको बताया था 356 कि जब किसी राज्य की व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव के बाद में किसी भी पार्टी की सरकार, किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिला हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टियां जो बहुमत, कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आई है और हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है, करप्शन में लगी हुई है, एमएलए को खरीदने और बेचने का काम कर रही है, और आपने देखा होगा पैसे लेकर के, और हिंदुस्तान की राजनीति में खूब चलता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो गया है, या कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जो केंद्र की बात को नहीं मानता है, केंद्र जो इंस्ट्रक्शन जारी करता है धारा 365 में डायरेक्शंस जो मैंने आपको बताया था उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, या संविधान के अनुसार किसी राज्य की सरकार नहीं चलाई जा सकती है, तो इन दैट सिचुएशन गवर्नर की रिपोर्ट पर या केंद्र सरकार के अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर, उसमें वर्ड अदरवाइज लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, या अदरवाइज, अदरवाइज मतलब क्या होता है, दूसरे स्रोतों से। और केंद्र सरकार के पास आप जानते हैं कि बहुत सारे स्रोत हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्रोत है, उसके खुफिया एजेंसी है, बहुत सारी स्रोत हैं उनके पास। तो उस आधार पर भी वो समझ सकते हैं कि ये राज्य सरकार, मान लो बिहार प्रांत, बिहार राज्य, या मान लो आज की तारीख में बंगाल हॉट केक हो गया है, तो वहाँ पर जो है खून खराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा सकता है, एक पक्ष के लोगों को मारपीट किया जाता है, सरेआम लिंचिंग किया जा रहा है, ठीक है, कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, और ऐसी रिपोर्ट गवर्नर के द्वारा दिया जाता है, या नहीं तो सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा रिपोर्ट प्रधानमंत्री को और उनके कैबिनेट को दिया जाता है। और आपको मालूम है ना कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो सीधे प्रधानमंत्री के अंदर में है डायरेक्ट, और वहाँ के डायरेक्टर जो है उन्हें पर डे ब्रीफ करना होता है प्रधानमंत्री को कि देश में क्या हालात हो रहे हैं। एक बार कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स की मीटिंग हो सकता है कि नहीं भी हो प्रधानमंत्री के साथ, के टाइम नहीं है, लेकिन जो उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो का आईबी का जो हेड होता है उनके लिए टाइम अलॉटेड रहता है, जो सारा ब्रीफिंग करते हैं 24 घंटा में हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ क्या हुआ, विदेश में। और जो रॉ एजेंसी के जो हेड हैं, जो विदेश मामलों के खुफिया के हेड होते हैं, रॉ बोलते हैं, रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फुल फॉर्म है, ये विदेश में खुफिया का काम करता है हिंदुस्तान के लिए। जिस तरह से CIA जो है वो अमेरिका के लिए करता है, मोसाद जो है वो इजराइल के लिए करता है, ठीक है, और MI5 ब्रिटेन के लिए करता है। मैंने सभी, कहने का मतलब सभी देशों ने अपना खुफिया एजेंसी बनाया रखा हुआ। आप जानते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था बिना खुफिया एजेंसी के काम के नहीं हो सकता है। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हों तो आपको मालूम होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियड में किस प्रकार से खुफिया व्यवस्था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पूरा डिटेल में उसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। तो दोस्तों इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, अब आप देखेंगे कि 100 से ज्यादा हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? कुछ तो जेन्युइन है, सही हैं, लेकिन कुछ पूरी तरह से राजनीतिक कंसिडरेशन के आधार पर किए गए हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि 1900, आप एक वानगी मैं बताता हूं, जैसे कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, ठीक है, इंदिरा गांधी को हरा दिया उन्होंने, मोरारजी साहब प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, उन्होंने जो 9 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार थी उनको बर्खास्त कर दिया, ठीक है, बर्खास्त कर दिया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और नए सिरे से चुनाव करा दिए। और उन्होंने प्ली किया लिया कि कांग्रेस ने लोगों का, जनता का समर्थन खो दिया है, तो जब केंद्र में बहुमत हमें मिल गया तो राज्य में उन्हें क्यों रहेगा सरकार उनकी, जबकि उनकी सरकार की मियाद पूरी नहीं हुई थी। तो ये जो है, ये जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से गलत है। फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया, जब 1980 में वो पुनः प्रधानमंत्री बनी और कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई, तो उन्होंने वो जो 9 राज्य जहां पर जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी उन सबको जो है
बर्खास्त कर दिया और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिए गए। ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद की घटना हुई, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की घटना हुई, तो उसके बाद से एमपी में, राजस्थान में और एक और तीसरा स्टेट, 3 स्टेट को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये अदावत, राजनीतिक अदावत जो है, बदले की भावना से काम किया गया और उसके तहत प्रेसिडेंट रूल लगाए गए। जबकि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान का संविधान इसको इजाजत नहीं देता है। हिंदुस्तान की संविधान ये कहता है कि भारत एक संघ है, इट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। हाँ, ये जरूर है कि संघ में, जैसे कि अमेरिका में है कि वहाँ पर राज्यों को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो संघ से हट सकते हैं, इट कैन सिसीड। लेकिन हमारे देश में जो यूनिट है, मतलब स्टेट हैं, वो केंद्र से सिसीड अपना हट नहीं सकते। क्यों नहीं हट सकते? क्योंकि दोनों का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो अलग अलग है। आपको मैंने उस दिन बताया था कि अमेरिका में जो 1776 में जब उनका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब मैं पढ़ाऊंगा, तो 1776 में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जब उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो ब्रिटिश सेना थी, उसको जब हराया, उसके बाद में उन्होंने अमेरिका, एक संयुक्त अमेरिका की स्थापना किया। तो संयुक्त अमेरिका की स्थापना में उस समय में कितने कॉलोनी थे? ब्रिटिश कॉलोनी 13, और इन 13 कॉलोनी ने मिलकर के एक फिलाडेल्फिया एक जगह है, वहां पर उन्होंने सम्मेलन किया और सम्मेलन करके एक संविधान बनाया और संविधान को 1789 में उसको इंप्लीमेंट किया। ठीक है। और वहीं से अमेरिकन संविधान लागू होता है, जो आज तक चल रहा है। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल है, उसके कारण से केंद्र और राज्य में तनाव उत्पन्न होते हैं। और ये हमेशा कहाँ लगाया गया है? जहाँ पर विरोधी, जहाँ पर केंद्र की अलग सरकार है और विरोधी दल की सरकार है। तो जो अलग अलग पार्टियों की सरकार है, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है हिंदुस्तान में। इसी कारण से केंद्र और राज्य में तनाव उत्पन्न होते रहे हैं। चौथा है डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेज इन द स्टेट। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि पुलिस क्या है? पुलिस किस सब्जेक्ट के अधीन में आता है? सेंटर में कि स्टेट में कि कंकरेंट में? पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में है। आप तो लिस्ट तो कम से कम पढ़ो। पुलिस क्या है? स्टेट लिस्ट में। पुलिस के, भले ही आपने आईपीएस जो आपने कहा, वो तो ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसको कमांड एंड कंट्रोल करने का पावर जो ना आईपीएस को है। ठीक है। लेकिन जो पुलिस फोर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसके द्वारा, किसके तहत में है? स्टेट लिस्ट में आता है। तो स्टेट लिस्ट में जब आएगा तो पुलिस से संबंधित सारे कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। और इसलिए आपने देखा होगा कि सारे स्टेटों ने अलग अलग पुलिस के लिए मैनुअल बनाए हुए हैं। हालांकि जो एक्ट है जो अंग्रेजों ने पास किया था, वो 1861 का पुलिस एक्ट है। ठीक है, अंग्रेजों के समय का। अब इस एक्ट के तहत में सभी स्टेट ने, जैसे बिहार ने, एमपी ने, गुजरात ने, पहले बम्बई प्रांत था, गुजरात और महाराष्ट्र मिला करके, और बंगाल प्रेसिडेंसी ने, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी ने, सब ने पुलिस मैनुअल बनाए हुए हैं। और इसी पुलिस मैनुअल्स के आधार पर पुलिस काम करती है। विभिन्न जो राज्य की पुलिस है, जैसे यूपी की पुलिस है, बिहार की पुलिस है, सबके अपने अपने मैनुअल हैं। ठीक है। लेकिन जो उसका बेस है वो है 1861 का एक्ट, पुलिस एक्ट। देखिए, हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश का जो, जहाँ तक एज फार एज द डिवीजन एंड डिवोल्यूशन ऑफ द पावर इज कंसर्न, केंद्र, इसमें यूनियन टेरिटरी का कोई भूमिका नहीं है। केंद्र, यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली, और मैंने और बहुत सारे यूनियन टेरिटरी जो हिंदुस्तान में कितने हैं उस दिन गिनती किए थे मैंने, तो टोटल जो यूनियन टेरिटरी हैं, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी जो है वो हमारे जो 7 शेड्यूल जो है, जहाँ पर कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर है,
केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक है, वो उसमें यूनियन टेरिटरी कहीं है ही नहीं। यूनियन टेरिटरी क्या है? यूनियन टेरिटरी, अगर देश जब आज़ाद हुआ था तो ऐसे जगहों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया जो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, उसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। ठीक है, अब सामरिक दृष्टिकोण, जैसे मणिपुर को उन्होंने, अभी तो राज्य हो गया है, लेकिन उस समय में उन्होंने जो बॉर्डर स्टेट थे जैसे नेपा, अभी उसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं ना, अभी राज्य का दर्जा उसको दे दिया गया है, लेकिन हाल तक वो क्या था? यूनियन टेरिटरी था। मणिपुर क्या था आज़ादी के समय में? जब संविधान लागू हुआ यूनियन टेरिटरी था। व्हाट डज दिस, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे, मतलब यूनियन टेरिटरी और स्टेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है एक, और वो क्या है? संविधान में जिस तरह से राज्य को पावर मिले हुए हैं उस तरह से केंद्र प्रशासित क्षेत्र को नहीं मिले। केंद्र प्रशासित क्षेत्र मतलब क्या होता है कि सारे जो उसके काम होंगे वो सारे केंद्र सरकार के अधीन होंगे और पार्लियामेंट उसके लिए कानून बनाएगा। ठीक है, उसके लिए व्यवस्था करेगा। तो जैसे कि आपने कहा कि क्या दिल्ली की पुलिस किसके पास में, तो अभी जो दिल्ली चूंकि हमारे देश की राजधानी है तो उसके लिए कानून बनाया गया पृथक से, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि पांडिचेरी और दिल्ली और अभी जम्मू कश्मीर, वहाँ पर विधानसभा है। ठीक है, बाकी किसी भी दूसरे यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं है। दूसरा, दिल्ली के मामले में जहाँ तक बात है तो वहाँ पर उन्होंने पुलिस को, केंद्र सरकार ने पुलिस को और लैंड को, जमीन, तीन को अपने पास रखा हुआ है। क्यों रखा है? पुलिस इसलिए रखा है, माने हालांकि अगर कायदा से देखा जाए तो राज्यों के पास में क्या होता है? पुलिस होता है। जैसे पंजाब सरकार के पास पुलिस है, यूपी पुलिस गवर्नमेंट के पास है पुलिस है, एमपी गवर्नमेंट के पास है पुलिस है। लेकिन दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसके पास में पुलिस नहीं है। ठीक है, और लैंड भी नहीं है। कायदे से लैंड क्या है? लैंड किसमें है? स्टेट लिस्ट में। जमीन जो है, जैसे मैंने आपको लैंड रेवेन्यू कहा, तो लैंड रेवेन्यू वसूलने का अधिकार किसके पास में है? राज्य सरकार के पास में। वो किस लिए है? क्योंकि लैंड जो है, पूरा जो जमीन है हिंदुस्तान का, वो उसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। माने संबंधित राज्य सरकार उसके डेवलपमेंट में, उसके लैंड रेवेन्यू के लिए, विस्तार करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन यहां लैंड भी जो है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर केंद्र सरकार भी है, और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री के आवास हैं। कल के दिन कुछ भी हो सकता है। अगर विरोधी दल के सरकार आपको वहां पर शासन में आ जाए, जैसे कि अभी आप पार्टी की आ गई है, और बोले चलो ठीक है आप दिल्ली खाली करो, ये हमारा प्रदेश है, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी विसंगति आ जाएगी। तो जिस तरह से आप वाशिंगटन डीसी, कोई हमारे ही देश में ऐसा हुआ ऐसा नहीं है, वाशिंगटन डीसी जो है वो क्या है? वो जो एरिया है वो सीधा सीधी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, हैं? जी, वो सीधा उनके अधीन में है। और हमारे देश में जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो है, उन्होंने दिल्ली को केंद्र प्रशासित क्षेत्र इसीलिए रखा हुआ। हालांकि चूंकि दिल्ली की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आज़ादी के समय में दिल्ली की इतनी जनसंख्या नहीं थी। अगर आप देखेंगे कि वो तो पार्टीशन के बाद जब बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से भाग करके इधर आए दिल्ली में, तब से दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी, और अभी तो और बहुत ज़्यादा बढ़ रही, क्योंकि आसपास के इलाके जो है और दिल्ली में बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण का बढ़ावा मिल गया है। केंद्र सरकार चूँकि वहीं बैठती है, तो इसीलिए दिल्ली और आसपास के इलाके जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, जो इनके जो महत्वपूर्ण जो एरियाज हैं, एनसीटी बोलते हैं, एनसीआर, तो ये जो पूरा एरिया है वहाँ पर, और खुद दिल्ली की आबादी आज की तारीख में 1.5-2 करोड़ हो गया है। तो इसीलिए स्टेट असेंबली की वहाँ पर स्थापना की गई है। लेकिन सही माने में अगर आप देखा जाए तो दिल्ली एक राज्य नहीं है,
वो एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र है और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं जो कि राज्यों के गवर्नर को नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी है। अब चौथा जो विवाद का बिंदु है वो है डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेज इन द स्टेट। आपने देखा होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि चूंकि पुलिस फोर्स जो है वो राज्यों के अधीन है, तो और कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी राज्यों का स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। अब चूंकि बहुत सारे राज्य आप देखेंगे कि जिस तरह से पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन या राजनीतिकरण किया गया है, लोगों का विश्वास पुलिस पर नहीं है, बहुत कम है जो राज्यों की पुलिस हैं। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे कि बड़े बड़े मामले जब हिंदुस्तान में होते हैं तो लोग सीबीआई जांच की चिल्लाने लगते हैं। अगर किसी बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति का मर्डर हो गया, मान लो, मैं आप पेपर में पढ़ते हो कोई, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, तो वहां के जो घर के लोग हैं वो कहें नहीं साहब वो सीबीआई से जांच होना जरूरी है, जबकि सबको मालूम है कि सीबीआई वही काम करती है जो राज्य सरकार करती है, राज्य की पुलिस करती है, वो उनसे एक्सपर्टीज के मामले में एक पैसा भी कम नहीं है। लेकिन अंतर कहां है? अंतर है नियत का, क्योंकि जो पुलिस है राज्यों में वो वहां के नेताओं के इशारे पर काम करती है, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत दखल होता है, केस के इन्वेस्टिगेशन में प्रभाव डालते हैं। सीबीआई पर, हालांकि सीबीआई पर भी केंद्र सरकार का प्रभाव है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि राज्यों ने अपने पुलिस को बना दिया है। ठीक है, अब दोस्तों, अब लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था निर्मित करने का काम किसका है? राज्य का है। लेकिन राज्य की पुलिस व्यवस्था जिस तरीके से विकसित होना चाहिए वो राज्यों ने नहीं किया, तो इसके कारण से केंद्र को बहुत सारे अर्धसैनिक बल बनाने पड़े। जैसे आपने देखा होगा सीआरपीएफ में 2 लाख से ज्यादा बल हैं आज की तारीख में। ये केंद्र सरकार का काम नहीं है भाई, केंद्र सरकार का काम है मिलिट्री की व्यवस्था करना, पुलिस का काम नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार को मजबूरी बस सीआरपीएफ जो अर्धसैनिक बल है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको उसके ताकत में इजाफा करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा है? क्योंकि राज्यों की पुलिस, जैसे आतंकवाद है, जैसे नक्सलिज्म है, जैसे जो विभाजनकारी तत्व है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, उसे मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। और केंद्र सरकार मिलिट्री को सीधे सीधे फील्ड में उतार नहीं सकती है, क्योंकि उससे मिलिट्री के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। दूसरा, उसका प्रभाव विदेश प्रभाव भी होगा। विदेशों में हमारे देश में की साख कमजोर होगी कि अच्छा नागालैंड के विद्रोहियों को दबाने के लिए सेना भेजी गई, और खुदा न खास से अगर सेना फेल हो गई तो फिर भारत राज्य की जो संप्रभुता है वो फेल हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है? और सीआरपीएफ या अर्ध से जैसे सीआईएसएफ है, आपने देखा होगा 8-9 पैरामिलिट्री फोर्स हैं। किसी दिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जैसे आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है और एसएसबी है जो भारत नेपाल की सीमाओं की सुरक्षा करता है। तो ये बहुत सारे जो हैं उसके बारे में हम अलग से क्लास लेंगे। तो डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री, या याद दिला दीजिएगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेज इन द स्टेट। तो आपने देखा होगा जैसे अभी नक्सलवादी बहुत ज़्यादा तांडव मचा रहे थे छत्तीसगढ़ में पिछले 25-30 साल से, तेलंगाना में, तो वहाँ पर अनेक टुकड़ी जो है वो सीआरपीएफ बल केंद्र सरकार ने भेजा हुआ। ठीक है, इसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में केंद्र सरकार ने अन्य बहुत सारे जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो भेजा हुआ है। ठीक है, और वो भेजती रहती है। और कहीं भी अगर बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया या कॉम्युनल दंगे हो गए, मतलब सांप्रदायिक दंगे हो गए, तो वहाँ भी कभी कभी राज्य सरकार तो खुद रिक्वेस्ट करती है केंद्र सरकार को कि आप सेना फोर्स भेजिए। जैसे गुजरात के दंगे के समय में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांगा कि हमको फोर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है वो इसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। तो दोनों बातें हो सकती है, या तो राज्य सरकार रिक्वेस्ट करे या केंद्र सरकार को लगे कि नहीं यहाँ राज्य सरकार फेल हो रही है तो वो पैरामिलिट्री फोर्स भेजती है। अब ये भी एक विवाद का मुद्दा है। ठीक है, चौथा क्या है? रिजर्वेशन फॉर बिल और बिल्स फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत सारे जो आप जानते होंगे कि राज्य के जो लिस्ट हैं
उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। वहाँ की असेंबली कानून बनाती है। लेकिन हमारे देश में क्या विधान है? जैसे कि सेल टैक्स का, जिस दिन मैंने कल आपको बताया, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो माने बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो राज्य सरकार माने असेंबली से पास होने के बाद भी उसको गवर्नर के द्वारा कंसिडरेशन के लिए रख लिया जाता है कि हम उसको प्रेसिडेंट के पास में अप्रूवल करने के लिए भेजेंगे। ठीक है। अब जैसे सेल टैक्स में बढ़ोतरी या कोई प्रॉपर्टी एक्विजिशन स्टेट के बाहर, या ऐसा कोई बिल जिससे केंद्र सरकार को लगता है कि ये बिल जो है वो राष्ट्रीय हित में नहीं है, और राज्य सरकार ने, मान लो असम गवर्नमेंट ने कोई बिल पास कर दिया वहाँ के असेंबली से, और केंद्र सरकार को लगा ये देश के सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है, तो आपको मालूम है ना कि कोई भी बिल, कानून तभी पास होगा, मैंने लॉ तभी बनेगा, कानून तभी बनेगा जब उसमें गवर्नर के दस्तखत होंगे। तो केंद्र सरकार क्या करती है? गवर्नर के माध्यम से वो अब प्रेसिडेंट के पास में बुलाने के लिए बोलती है। प्रेसिडेंट दो काम कर सकता है, दो तीन काम। पहला, उसको विथहेल्ड कर ले, मतलब उसमें ना तो मतलब उसको ठंडे बस्ते में रख दे। ठीक है, ध्यान ही नहीं दे, टेबल के नीचे रख दे, नंबर एक। नंबर दो, ये हो सकता है कि पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में उसमें मंजूरी कर दे, ये भी हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि वो कहे कि ये सब जो बिल के जो भाग हैं, इसको आप पुनः दोबारा से इसको मॉडिफाई करिए, संशोधित करिए। ये तीन बातें हो सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बिल हैं जो राज्यों के विधानसभा के द्वारा जो पास किए जाते हैं, उसको प्रेसिडेंट्स के कंसिडरेशन के लिए रख लिया जाता है, और उस पर वर्षों तक उस पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। ये राज्य और केंद्र के बीच में एक क्षोभ का कारण है। ठीक है, तनाव का कारण है। इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन इन द फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ स्टेट्स। आपको मालूम है ना कि आर्टिकल 280 में, ये पढ़ के आइएगा आप लोग। अगला जो क्लास होगा कल हमारा, वो फाइनेंशियल रिलेशन होगा, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो आप पढ़ के आएंगे, आप तो पूरे पढ़ के आएंगे। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, एनसीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं, या इसका लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ सकते हैं, या कोई भी किताब पढ़ सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी से, लेकिन आप उसको पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेशन इन द जो वित्तीय आवंटन है राज्यों का, उसमें भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, इसमें भी भेदभाव होता है। जैसे कि आर्टिकल 280 में क्या लिखा हुआ? फाइनेंशियल कमीशन का गठन, वित्तीय कमीशन का गठन का भारत के संविधान में लिखा हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। और वित्तीय आयोग, हिंदी में बोलेंगे, ये हर एक 5 साल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है। और इसका काम है कि डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, राज्यों और केंद्र के बीच में वित्तीय बजट या वित्तीय संसाधन का किस प्रकार से आवंटन हो, उसके लिए क्या क्या फार्मूला अपनाया जाए। ठीक है। ये तय करने का काम फाइनेंशियल कमीशन का है, वित्तीय आयोग का है। ठीक है। और ये अभी भी कार्यरत है हमारे देश में। ठीक है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस पर आपको टिप लिखने के लिए भी आ सकता है, हमेशा आता रहता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में कल व्याख्या करेंगे। तो इसमें राज्यों का आरोप है कि वित्तीय मामले में भी केंद्र जो है विभिन्न राज्य सरकारों के साथ में भेदभाव करता है। जैसे कि होना तो ये चाहिए, जो बहुत जो बैकवर्ड स्टेट हैं, जो पिछड़े राज्य हैं, उनको ज़्यादा वित्तीय आवंटन मिलना चाहिए। अभी बहुत दिनों तक आपने देखा होगा कि बिहार सरकार जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस बिहार में 1989 1989 के बाद में कभी सरकार में, मैंने
अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाई, ठीक है। सत्ता से एक दो बार लालू यादव की पार्टी के साथ में मिलकर के उन्होंने सरकार में शामिल हुए, लेकिन पिछले 30-31 साल से कांग्रेस वहाँ सरकार में नहीं है और केंद्र में तो सरकार में रही है 2014 तक। तो सबसे ज़्यादा जो आरोप जो विरोधी दल के नेता लगाते थे कांग्रेस सरकार पर, माने केंद्र सरकार पर, वो कि जो जब झारखंड राज्य भी जो है बिहार का ही हिस्सा था, कि कोयले पर या खनिजों के संपदा पर जो है रॉयल्टी जिस तरह से राज्य सरकार को देना चाहिए केंद्र को, वो नहीं दे रही है। तो राज्य सरकार के मंत्री बोलते थे कि इससे बेहतर होता कि हमारे पास खेत होता, जमीन होता, खान नहीं होता। ये खान किस मतलब का है राज्य सरकार के लिए, जब यहां खान तो हमारे प्रदेश में है और इसका दोहन केंद्र सरकार कर रही है और इसके सारे जो फायदे हैं वो सब दूसरे राज्यों में ले जा रही है और हमें जो रॉयल्टी जिस आधार पर मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। तो इससे तो बेहतर होता कि हमारे पास में कल्टीवेबल लैंड होता इंस्टीड ऑफ कोयला खदान, लोहा का खदान। आप जानते हैं ना कि छोटा नागपुर का बेल्ट जो है झारखंड का, वो हिंदुस्तान का रूड़ है, रूड़, RUHR, रूड़ कहते हैं, जिसको जर्मनी में रूड़ का, जहाँ पर कि कोयला और लोहे, अब्रक, सारे जो खनिज जो हिंदुस्तान में मिलते हैं उस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, छोटा नागपुर बेल्ट में, ठीक है, जो अभी झारखंड का हिस्सा है। और इसीलिए बोकारो स्टील प्लांट और उसके बगल में ही राउरकेला स्टील प्लांट आप देखेंगे, उसी के बगल में दुर्गापुर और जमशेदपुर, ये सारे जो बड़े बड़े जो स्टील प्लांट हैं, ये इसीलिए हैं कि वहाँ पर यस सब मिल रहे हैं। तो ये भी कारण है। दूसरा, इनक्रोचमेंट ऑफ द सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट। अब समय नहीं है, मैं 3-4 मिनट में खत्म करूंगा। कुछ राज्य सरकारों का आरोप यह भी है कि केंद्र जबरदस्ती जो स्टेट लिस्ट में जो हमने आइटम बताया उसमें जबरदस्ती भेदभाव करता है। और जैसा कि संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 249 के तहत में और 250 के तहत में अगर किसी राज्य के लिस्ट को, माने स्टेट लिस्ट में अगर कोई कानून बनाना चाहती है, कोई इमरजेंसी आ गया है, तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से, मतलब विथ स्पेशल मेजोरिटी पास करके 1 साल के लिए उस स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, ठीक है, और या ऑल इंडिया सर्विसेज का विधान कर सकती है, ठीक है। तो इंक्रोचमेंट ऑफ सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट, माने बहुत सारे जो स्टेट लिस्ट में जो आइटम दिए गए हैं उसमें भी पार्लियामेंट जो है ना दखलंदाजी करती रहती है। जब किसी ऐसी पार्टी की सरकार केंद्र में हो गई है जो कि और पावरफुल हो गई, ठीक है, और स्टेट में, संबंधित स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार है। तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है स्ट्रक्चर में, लेकिन एकात्मक है आत्मा में। उसका एक पॉइंट जो है वो क्या है, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 309 से लेकर 312 तक इसकी व्याख्या की गई है। अब इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS आते हैं, IPS आते हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर आते हैं। ये सारे अफसर जो हैं वो राज्य सरकार में सब ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, ठीक है। हालांकि वो राज्य सरकार के नौकर नहीं हैं, वो किसके हैं, केंद्र सरकार के। तो राज्य सरकार का ये आरोप है कि केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया सर्विस का उनका मैनेजमेंट करके उनके सर्विस कंडीशन को, और जैसे आप जानते हैं कि DOPT माने डिपार्टमेंट ऑफ DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है DOPT इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये सीधे भारत सरकार माने प्रधानमंत्री के अंदर में रहता है। और ये DOPT जो है वो IAS अफसरों को नियंत्रण करने का काम करता है, उनके सर्विस कंडीशन को दुरुस्त करने का काम करता है, ठीक है, उनके लिए अलग अलग नियम बनाता है। उसी तरह से पुलिस अधिकारियों के लिए जो होम मिनिस्ट्री है, केंद्र की होम मिनिस्ट्री, वो उसको नियंत्रण करता है, ठीक है।
और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो केंद्र में है वो फॉरेस्ट अफसरों के सर्विस कंडीशन को नियंत्रित करता है। तो राज्यों का ये भी आरोप है कि राज्य तो आपने बना दिया, लेकिन आप वहां पर संचालन करने वाले ऐसे व्यक्तियों को, अफसरों को रखा है जो हमारे आदमी नहीं हैं, हमारे नौकर नहीं हैं, हमारे अधीन में, माने हमारे अधीन में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो केंद्र सरकार उसको तय करती है। एक कारण ये, एक है ये तो अभी यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। अब अभी आप देखेंगे, पहले ये इसलिए है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी है, रेडियो है, इसका उपयोग जो है जो सत्ता पार्टी है वो अपने उपयोग के लिए और अपने प्रचार प्रसार के लिए करती रही है हिंदुस्तान में, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो केंद्र के लिस्ट में है, ठीक है, और वो सीधे उनके अधीन में है, ठीक है, तो ये उपयोग करती रहे। और उस समय में तब ज़्यादा इस पर आरोप लगता था जब हिंदुस्तान में टीवी के एक ही चैनल होते थे, वो भी सब जब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, और रेडियो भी पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन में था, ठीक है, अभी भी है। तो अब तो बहुत सारे प्राइवेट चैनल खुल गए हैं। अब जो उसको प्रभावित करने के दूसरे तरीके सत्ता पार्टियों ने इजाद कर लिया है, उसके बारे में अभी हम इसमें बहस नहीं करेंगे, ठीक है। और आप जानते हैं कि आज की तारीख में इतने ज़्यादा चैनल होने के बावजूद भी आपको स्वतंत्र और निर्भीक चैनल आपको बहुत कम मिलेंगे। सारे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो चैनल चल रहे हैं वो अनाप शनाप बात करते रहते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक पार्टी के प्रचार प्रसार और गुणगान में लगे रहते हैं, जो कि पत्रकारिता के डिफिनीशन को ही उन्होंने बदल दिया। जो होना चाहिए पूरी तरह से निष्पक्ष, निर्भीक, पूरी तरह से सच्चाई पर आधारित ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ये सारे पत्रकारिता के विशेषता हैं। लेकिन अभी हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, दो चार अगर एक दो वीडियो आप चैनल को छोड़ दे तो मैक्सिमम क्या है, किसी न किसी पार्टी के साथ वो जुड़ा हुआ है और उसका वो भोंपू बन गया है। ये हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक जो स्तंभ है उसके विकास के लिए ठीक नहीं है। अगर आप देखें, अगर मैं आपको, अगर आप विश्व के पैमाने पर अगर आपने हिंदुस्तान के मीडिया का रेटिंग देखेंगे तो आपको खुद तकलीफ होने लगेगा कि हिंदुस्तान के मीडिया का रैंकिंग कहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है। उन्हें 100 से भी नीचे है, 170-75 कंट्री में 100 से भी नीचे है हिंदुस्तान की मीडिया का रैंकिंग। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या है हिंदुस्तान की मीडिया का पोजीशन, ठीक है। तो ये है। अब जल्दी से राज्य सरकारों का यह भी आरोप है कि जब भी केंद्र सरकार खफा होती है किसी राज्य सरकार, तो वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ में जांच बैठा देती है ताकि वो परेशान हो, ठीक है। एक और आरोप है कि अब तो प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, पहले अभी नीति आयोग है, तो राज्य सरकारों को यह भी आरोप था कि जो प्लानिंग कमीशन का जो गठन होता था उसमें प्रधानमंत्री क्या होता, उसका हेड, तो वो जो एलोकेशन करता था संसाधन का, उसमें अपने हित में, माने केंद्र के हित में, और जो उसके सत्ता पार्टी के जो सरकार विभिन्न राज्यों में थे उसके हित में ज़्यादा एलोकेशन करता था, और जो विरोधी पार्टी की सरकार जो राज्यों में थे उसको कम करता था। ये भी आरोप था। और इसके अलावा हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये भी एक जांच का विषय है, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए 1966 में केंद्र सरकार ने बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ARC का गठन किया। किसके नेतृत्व में? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, ठीक है। और उनका जो रिकमेंडेशन था वो 4 था। पहला कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, जो संविधान में आर्टिकल 263 में लिखा हुआ है, तो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किया जाए। दूसरा, राज्यपालों की नियुक्त राज्यों में ऐसे राज्यपालों को किया जाए जो कि प्रशासनिक रूप से बहुत ही दक्ष हों, सार्वजनिक जीवन में पाक साफ रहे हों, ऐसे लोगों को नियुक्ति राज्यपाल के पद पर होना चाहिए।
जो पार्टी से ऊपर उठ करके, मतलब पहले उनका कोई पार्टी होगा, कांग्रेस का, बीजेपी का या समाजवादी होंगे, लेकिन जब वो राज्यपाल बनते हैं तो उसके बाद में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उनको काम करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को जिनका कि सार्वजनिक जीवन बेदाग हो, स्वच्छ हो, निष्पक्ष हो, ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। और तीसरा, जो राज्यों की जो लिस्ट है, जो अभी आप देखेंगे, मैंने उस दिन कितना बताया था राज्यों की लिस्ट, 61 बताया था आपको, ठीक है। और यूनियन लिस्ट कितना बताया था, 100 या 104, जो भी एक, ठीक से आप देख लीजिएगा। और कंकरेंट लिस्ट आजकल कितना, 52। पहले मूल संविधान में कितना था, 47। क्यों हुआ है, जैसे एजुकेशन मूल संविधान में क्या था, स्टेट लिस्ट में था, अब क्या हो गया, वो कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का एक तीसरा जो रिकमेंडेशन था, वो क्या था कि राज्यों को अधिक से अधिक पावर दिया जाए। मतलब जो इतने बड़े, जो लंबे चौड़े जो यूनियन लिस्ट हैं, उसको कटौतरा करके राज्य की लिस्ट में उसको जोड़ दिया जाए, ठीक है। और लास्ट में कि जो फिनेंशियल रिसोर्सेज के मामले में जो राज्य सरकार हमेशा केंद्र के ऊपर निर्भर रहती है, तो राज्य सरकारों को भी वित्तीय मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि वो गाहे बेगाहे केंद्र की तरफ ना देखे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट। और लास्ट में कि सेंट्रल जो आर्म फोर्सेज हैं, वो बिना राज्य सरकार के अनुमति के किसी भी जगह भेजे नहीं जाएं, किसी भी राज्य में नहीं भेजे जाएं। एक मिनट। तो दोस्तों, लेकिन इस रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार ने नहीं माना। ये 5 जो महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशन थे, वो जो ARC के, उसको नहीं माना। तो आज का हमारा उद्बोधन यही समाप्त होता है। 11:15 बज चुके हैं। मैं इस पर अभी 2-3 बार और क्लास लूँगा। जैसे मैं कल आपको बताऊंगा कि सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन क्या थे, मैं आपको बताऊंगा कि फिनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट क्या था। तो इससे अक्सर, और जो मैंने आपको नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, तो ये सब अगर आप एक साथ मिला लें तो आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से MPPSC में और जो UPSC है उसमें क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इस पर आप पढ़ के आइएगा। थैंक यू वेरी मच।